नमस्कार। अधिवक्ता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर व्याख्यानमाला की इस चौथी कड़ी में स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आज के इस व्याख्यान का विषय रहेगा देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा हमारा मौलिक कर्तव्य। आज के विषय पर हमें माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक सिंह ठाकुर जी, जो कि उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं, उनका मार्गदर्शन व शुभ आशीर्वाद प्राप्त होगा तथा मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं अधिवक्ता परिषद हिमाचल प्रदेश की ओर से सभी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और प्रांतीय अधिकारियों का स्वागत करता हूं तथा साथ ही साथ सभी कार्यकर्ता बंधुओं, भगिनियों एवं दर्शकों का भी स्वागत करता हूं तथा आशा करता हूं कि आज के इस व्याख्यान से आप सभी लाभान्वित होंगे। आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन रहेगा कि आपको यदि आज के विषय से संबंधित यदि आपके कोई प्रश्न होंगे तो कृपया कमेंट बॉक्स पर पोस्ट करें और टाइप करें और इन सभी प्रश्नों के उत्तर व्याख्यान के उपरांत प्रश्न उत्तर सत्र में दिए जाएंगे। मैं अब राष्ट्रीय संदेश जी माफी चाहूंगा, कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी की दिक्कत हो गई थी, क्षमा चाहता हूं। अब मैं आज के इस व्याख्यान माला के मुख्य वक्ता माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक सिंह ठाकुर जी से अनुरोध करता हूं कि वह आज के इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय विवेक सिंह ठाकुर। अधिवक्ता परिषद के पदाधिकारीगण और आज इस व्याख्यान माला में जुड़े सभी श्रोतागण, आज भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का आर्टिकल 51A के एक भाग डी पर चर्चा करने का निर्देश जो हुआ है, उसकी जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने 2 वर्ष से अधिक समय तक गहन विचार विमर्श किया, लेकिन उस समय मौलिक कर्तव्य ऐसा ना कोई चैप्टर संविधान में जोड़ा गया, ना इस विषय पर कोई अन्य अनुच्छेद जोड़ा गया, जबकि मौलिक अधिकारों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया। मैं जो सोच रहा था, मेरे मत में इसका भी एक कारण है। भारतीय समाज हमेशा मौलिक कर्तव्य आधारित रहा। हमेशा मानव के नाते न केवल परिवार, गांव, नगर, समाज, राष्ट्र, देश, अपितु समष्टि का विचार करते हुए, समग्र सृष्टि का विचार करते हुए कर्तव्यों का निर्धारण करने वाला समाज भारत का समाज रहा है। भारतीय समाज में मानवीय कर्तव्यों को उसका धर्म माना गया। धर्म यहां पर कोई पूजा पद्धति की परिपाटी नहीं रही। मानव के नाते जो मनुष्य को करना चाहिए, जो सर्व कल्याण के लिए करना चाहिए, उसी को धर्म माना गया। अंग्रेजी में ड्यूटी शब्द उसके निकट हो सकता है, लेकिन वास्तव में धर्म का समानार्थी शब्द अंग्रेजी में नहीं मिलता। इसी कारण बहुत डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे शिक्षाविदों ने भी धर्म को अंग्रेजी में धर्म ही लिखा। जस्टिस रमा जॉइस ने एक पुस्तक लिखते हुए उन्होंने भी धर्म को धर्म ही लिखा। अंग्रेजी में इसका समानार्थी शब्द नहीं है, क्योंकि शब्द की उत्पत्ति
किसी देश की, समाज की संस्कृति के अनुसार होती है। पश्चिम में इस प्रकार की धर्म की अवधारणा की कल्पना ही नहीं थी। वहां पर या तो रिलीजन है, या ड्यूटी है, या सेकुलरिज्म है, या धर्म या सेकुलर समाज है। और वहां पर भारत के सेकुलर समाज और पश्चिम के सेकुलर समाज में भी अंतर है। भारत में सेकुलरिज्म का अर्थ सर्वधर्म समभाव के रूप में लिया जाता है, जबकि पश्चिम में सेकुलरिज्म का अर्थ जो है वो धर्म विहीन राष्ट्र और समाज को लिया जाता है। तो जो मनुष्य के जो कर्तव्य थे उनको ही धर्म माना गया। तो मैं समझता हूं जब समाज में ये भाव था, तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी, वो समाज की व्यवहार से अवगत थी। वो जानती थी कि यहाँ पर कर्तव्यों के लिए स्व प्रेरणा से समाज आगे आने वाला है। जैसे संतान धर्म, मातृ-पितृ धर्म, राज धर्म, राष्ट्र धर्म और उसी में नागरिक धर्म, यह एक मनुष्य के जीवन के आवश्यक अंग के रूप में, आवश्यक व्यवहार के रूप में स्वीकार किया गया था। तो इसी कारण मैं समझता हूं कि उस वक्त मौलिक अधिकार इसमें नहीं जोड़े गए, क्योंकि भारत का आदर्श रहा तप, त्याग, समर्पण, निष्काम परिश्रम। लेकिन क्या कारण हुआ कि जो 1947 में, 1948 में, 1950 में हमें आवश्यक नहीं लगा, वो 1976 में आवश्यक हो गया। मुझे लगता है हम कर्तव्य प्रधान समाज से अधिकार आधारित समाज की ओर अग्रसर होने लगे। कर्तव्य का पालन करने का मौका आने पर संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों की दुहाई देने लगे। बीच में प्रश्न उठने लगे कि कहाँ है हम सब राष्ट्र और देश के प्रति कोई संवैधानिक कर्तव्य निभाएं। तब मुझे लगता है कि इस पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A का संविधान में पदार्पण हुआ। अब हम विषय पे आते हुए देखते हैं कि इसमें डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस, देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पण। एंड बाद में लिखा है व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, जब भी इसका आह्वान हो। पहले तो हमें ध्यान देना होगा कि दो शब्दों का प्रयोग किया गया, कंट्री एंड नेशन। क्या ये देश और राष्ट्र समानार्थी शब्द हैं? अगर समानार्थी शब्द हैं तो फिर टू डिफेंड एंड रेंडर द सर्विस टू द नेशन, टू डिफेंड एंड सर्व द नेशन, ऐसा क्यों नहीं लिखा? टू डिफेंड एंड सर्व द कंट्री, ऐसा क्यों नहीं लिखा? मेरे विचार में देश और राष्ट्र ये दो विभिन्न इकाइयां हैं। देश के लिए भौगोलिक सीमा होना, उसके नागरिक होना और उनको संचालन करने वाली राज्य शासन व्यवस्था होना आवश्यक है। देश एक राजनीतिक इकाई है जो भौगोलिक सीमाओं में बंधी हुई रहती है, राज्य द्वारा उसको नियंत्रित किया जाता है। लेकिन राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई है। एक समाज विशिष्ट विचार लेकर जीवन मूल्यों और जीवन आदर्श का निर्धारण करके जीने वाला एक मानव समूह होता है। विकास भौगोलिक क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन इसके लिए भूमि का होना अनिवार्य है। किंतु जहां तक संस्कृति की बात है, सांस्कृतिक इकाई की बात है, उसके लिए भूमि होना एक अनिवार्य बात नहीं है। इस बात को हम दो उदाहरणों से समझ सकते हैं। इजराइल 200 साल तक राष्ट्र के रूप में रहा, लेकिन इस नाम का देश दुनिया के नक्शे पर नहीं था। जैसे ही उन्होंने भूभाग को कब्जे में लिया, वहां पर राजनीतिक देश को स्थापित किया, तो वो राष्ट्र जो एकदम बिखरा पड़ा था संस्कृति के रूप में विभिन्न स्थानों पर, उसका प्रकटीकरण हुआ। दूसरा उदाहरण, एक दिन चर्चा करते हुए कहीं पर आया ध्यान में कि इकबाल ने लिखा
यूनान, मिस्र और रोमा सब मिट गए इस जहां से, मगर अब तक है बाकी नामो निशान हमारा। अब यूनान भी दुनिया में है, वो जलमग्न नहीं हुआ, वो धरती है। मिस्र नाम का देश है। रोम जहां देश था, वो भूभाग भी अब दुनिया में है। लेकिन फिर क्यों कहा गया यूनान, मिस्र और रोमा सब मिट गए? क्योंकि जो संस्कृति वहां पर थी, जो वहां का सांस्कृतिक समाज था, आज वहां भौगोलिक इकाई का देश है, लेकिन जो संस्कृति थी वो नहीं है। दूसरा इसका उदाहरण मैं दूंगा, तिब्बत। तिब्बत आज देश नहीं है, चीन का एक भाग है, लेकिन तिब्बत एक राष्ट्र के रूप में जहां जहां तिब्बती समाज रह रहा है, वो अभी तक जीवित है। तो इस तरह देश रक्षा और राष्ट्र सेवा की जब हम बात करें, तो मुझे लगता है देश और राष्ट्र के बीच में अंतर, और उसको हमें क्या करना है देश रक्षा के लिए, क्या करना है राष्ट्र सेवा के लिए, इसकी समझ होना आवश्यक है। अब ये भारत की जब हम बात करें, उसके लिए हमें यह भी समझना पड़ेगा कि क्या देश हमारा क्या और राष्ट्र यानी क्या। भारतीय राष्ट्र भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ विचारों को लेकर यहां का समाज जीवन जीता रहा है, और उसके लक्षण ना केवल एक धर्म के लोगों में, ना केवल एक संप्रदाय के लोगों में, बल्कि सभी संप्रदायों के लोगों में दिखाई देते हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, जैन हो, विभिन्न पंथों के सिख हो, राधा स्वामी हो, निरंकारी हो, सभी के बारे में सबका विचार ये रहता है कि सबकी राहें एक एक हैं और जाना सबको एक स्थान पर है। मैं जब ये बात कह रहा हूं, तो इसका कारण मैं उदाहरण आपको दूंगा। यहाँ कबीर हुए, शिरडी के साईं बाबा हुए, रसखान हुए, रहीम हुए, अमीर खुसरो हुए। उसी तरह हिंदू ने 72 फिरकों का, भारत में मुस्लिम फिरकों का एक साथ, सुन्नी, शिया, कादियान, अहमदी, इस तरह 72 फिरकों का एक साथ जीवन जीना, उसका कारण। दक्षिण में ईसाई मत में विवाह में साड़ी और मंगल सूत्र का प्रयोग निरंतर होना, और सभी संप्रदायों में, चाहे उनका धर्म अधिक से अधिक शादियों की इजाजत देता हो, एक पत्नी को आदर्श एक पत्नी वाले परिवार को एक आदर्श परिवार के रूप में माना जाना, यह भारतीय राष्ट्र की सांस्कृतिक इकाई के जीवन मूल्य हैं, जिनको लगभग आप प्रत्येक धर्म के, प्रत्येक मत संप्रदाय के व्यक्तियों में देख सकते हैं। संदेह नहीं कि अब कट्टरपंथता के कारण सभी इन चीजों में हरास होने लगा है और सहनशीलता कम होने लगी है, लेकिन अगर हम अपने राष्ट्र को जीवित रखेंगे, इस सांस्कृतिक जीवन को जीवित रखेंगे, तो मुझे लगता है कि जो सह अस्तित्व का सिद्धांत है, जिसके कारण हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, जियो और जीने दो के सिद्धांत पर जीते हैं, वह राष्ट्र की सेवा होगी। अब राष्ट्र की सेवा करने की जब बात आती है, तो आखिर हम किस प्रकार से राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं? क्या केवल आह्वान देने पर ही राष्ट्र की सेवा होनी आवश्यक है? आखिर ये सांस्कृतिक इकाई है क्या? किस प्रकार से इसकी धरोहर की रक्षा होगी? तो उसके लिए हमें विचार करना होगा कि उसके लिए कॉल आने की जरूरत नहीं है। जब जब समय की आवश्यकता हुई, भारत माँ की संतानें उठ खड़ी हुई और उन्होंने संस्कृति के रक्षा के लिए आगे कदम बढ़ाया। और संस्कृति की रक्षा रूढ़ियों की रक्षा करने से नहीं होती। हमारे पास उदाहरण है राजा राम मोहन राय के, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के, दादोबा पांडुरंग के, ज्योतिबा फुले के, डॉक्टर अंबेडकर के, जिन्होंने अपनी संस्कृति में ही रूढ़ियों को तोड़ते हुए जो वास्तव में हमारी संस्कृति है, उसको जीवित रखने के लिए, उसको पुनर्जीवित करने के लिए, उसको सही रूप से संचालित करने के लिए अपने जीवन का समस्त सर्वस्व अर्पण कर दिया। क्यों किया?
क्योंकि भारत में आदर्श है तप का, त्याग का, समर्पण का, निष्काम परिश्रम का, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए सर्वस्व निछावर का, अहिंसा का, सदाचारण का, सदगुण का विकास का। यहां पर धर्म किसको कहा गया? इसको कहा गया धृति क्षमा दमो यस्तम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो तस्कम धर्म लक्षणम। यहाँ ये नहीं कहा गया कि इसकी पूजा करना, उसकी पूजा करना, इस ढंग से पूजा करना, उस ढंग से पूजा करना, ये धर्म का लक्षण है। धर्म के लक्षण के लिए मनुष्य के लिए जो गुण चाहिए, धैर्य, क्षमा, बुराई का नाश, अपनी जीवन की बुराइयों को दूर करना, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना, विद्या को प्राप्त करना, सत्य का साथ देना, क्रोध से दूर रहना, अहिंसा का पालन करना, इसको धर्म का लक्षण माना गया। एक उदाहरण आता है कि महर्षि व्यास से उनके शिष्य ने पूछा कि दो शब्दों में पाप और पुण्य में कैसे भेद किया जा सकता है? तो उन्होंने कहा परपीड़नम पापाय प्रोपकाराय पुण्यम। जिससे दूसरे को पीड़ा पहुंचती हो वो पाप है, जिससे दूसरे का उपकार होता हो वो पुण्य है। यह धर्म की कल्पना हमारे राष्ट्र की है, राष्ट्र की सांस्कृतिक जीवन की है। सर्वे सुखिना भवन्तु। जब हम इन विचारों को लेकर आगे बढ़ेंगे, इन विचारों के संरक्षण के लिए काम करेंगे, तो मेरे विचार में हम राष्ट्र की सेवा करते हैं। राष्ट्र, जब हम नारी की बात करें, नारी का स्थान इस समाज में जो रहा है वह बराबरी का स्थान रहा है। अर्धनारीश्वर के रूप में ही शिव को महान माना गया, जिसमें वो आधा नारी, आधा पार्वती और आधा शिव का रूप है। सब देवताओं को जब आवश्यकता पड़ती है सुरक्षा की, तो मां काली की सेवा के समक्ष अपने आप को सर झुकाते हैं। तो नारी का जो स्थान है वो कन्या पूजन तक सीमित रहते हुए, केवल दुर्गा पूजा में नारी की पूजा ना करते हुए, उसको जो बराबरी का स्थान दिया गया, जो सावित्री को वर चुनने की स्वतंत्रता का जो अधिकार की समाज में एक उदाहरण आता है, वर का स्वयं चयन करने का जो उदाहरण आता है, रुक्मिणी द्वारा अपने इच्छित वर को वर्ण करने के लिए कृष्ण को पत्र लिखने का जो उदाहरण आता है, इस तरह जब हम प्राचीन संस्कृति की बात करते हैं, जो खुलेपन के साथ सबको, व्यक्तित्व नर हो या नारी हो, किसी भी जाति भेद को किनारे रखते हुए, क्षेत्र आधारित भेद को किनारे रखते हुए, भाषागत भेद को किनारे रखते हुए, अहम ब्रह्मा जगत ब्रह्मा, सब में ईश्वर का रूप देखने की जब संस्कृति की बात करें, तब मुझे लगता है कि वो राष्ट्र की सही सेवा होगी। वह संवैधानिक रूप से जब हम कहते हैं जस्टिस फॉर ऑल, उसकी जब बात करते हैं, तो वह रेंडरिंग द सर्विस टू द नेशन होगी। जीवन, क्योंकि भारत में जीवन का उद्देश्य केवल अपना कल्याण करना नहीं रहा, अपितु जीवन का उद्देश्य सद्गुणों को विकसित करते हुए ईश्वरीय तत्वों का विकास करके ईश्वर के समक्ष बनना, और ईश्वर हमेशा सबका कल्याण करने वाला होता है। यह मुझे लगता है कि राष्ट्र सेवा की जब बात आए, तो हमें इन गंगा जमुनी जो तहजीब की जब बात करते हैं, और इसका उदाहरण, राष्ट्र का जब उदाहरण आता है, तो हम देखते हैं देश अलग अलग हैं, भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इवन पाकिस्तान भी। अगर वहां की कट्टरपंथी विचार को किनारे छोड़ दिया जाए, तो मूल अवधारणा सब एक दूसरे का कल्याण करने की भावना के साथ जीते हैं। यह भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्र की सेवा मेरे विचार में बनती है। जब हम देश सेवा की बात करते हैं, तो भौगोलिक सीमाओं की रक्षा की बात आती है, संप्रभुता की रक्षा की बात आती है, और इसमें न केवल भौगोलिक सीमा पर सेना द्वारा रक्षा की बात आती है, लेकिन आर्थिक रूप से भी संप्रभुता की रक्षा करना यह नागरिकों का कर्तव्य बनता है। सेना तो अपने सीमा पर अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करती ही है, और हमारे सामने इसके उदाहरण हैं। 1947 में जब पाकिस्तान के कबायलियों ने आक्रमण किया, तब भारतीय सेना ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, और मुझे गौरव होता है कि हिमाचल प्रदेश के मेजर सोमनाथ उस समय सबसे पहले परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले एक बलिदानी बने। इतना ही नहीं, एक
ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का नाम हम सब ने सुना होगा। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को जब भारत पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान की ओर से उनको पाकिस्तान की सेना का प्रमुख बनाए जाने का प्रस्ताव आया था, लेकिन उन्होंने भारत की सेना में रहना पसंद किया। और जब कबायलियों का आक्रमण हुआ तो पाकिस्तानी सेना के साथ, कबायलियों के साथ सामना करते हुए पुंछ उड़ी के क्षेत्र में अपना जौहर दिखा करके पाकिस्तानी सेना को पीछे धकेला। इस तरह से कि न केवल 1947 में 1965-62 की लड़ाई में चुशूल का उदाहरण हमारे सामने है, जब 120 सैनिकों ने चीन के 1000 सैनिकों का संहार किया और अपने 114 सैनिकों के बलिदान के बावजूद जो 6 सैनिक बाकी बचे थे वो भी अपनी चौकी पर डटे रहे, जिसके कारण उनके 3000 चीनी सैनिक भारत की सीमा में घुसने की हिम्मत नहीं कर सके। वर्तमान में गलवान का उदाहरण है, सियाचिन का उदाहरण है, कारगिल का उदाहरण है, एक नहीं अनेकों अनेक उदाहरण है। और बांग्लादेश में 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर करा देना, ये भारतीय सेना के उदाहरण है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? क्या हम सब सेना में जाकर के भारत की सीमा की रक्षा करें? क्या ये आवश्यक है कि हर व्यक्ति सैनिक बने? यह आवश्यक नहीं है। लेकिन फिर देश की रक्षा कैसे कर सकते हैं? देश को जहां सेना के रूप से विदेशी सेना का प्रत्यक्ष रूप से खतरा रहता है, वहीं पर आंतरिक रूप से, आर्थिक रूप से किसी देश को खोखला कर दिया जाए तो सेनाएं सीमा पर स्वयं ही धराशायी हो जाती है। किसी देश में की निर्भरता बाह्य देशों पर बहुत अधिक हो जाए, जिस तरह आज पाकिस्तान की है, तो उसकी संप्रभुता समाप्त हो जाती है। किसी देश का शासन का ढांचा, उसकी आधारभूत संरचना, पुल है, सड़क है, भवन है, स्कूल है, टेलीग्राफ सिस्टम है, जल आपूर्ति व्यवस्था है, इन सब व्यवस्थाओं के खंडित होने से, लड़खड़ाने से, लचर होने से सेना निश्चित रूप से अपने कार्य करने में असफल रहेगी। क्योंकि सेना को ही आंतरिक कार्यों में भी सुरक्षा के लिए लगाना पड़ जाए तो बाह्य रूप से कैसे आक्रमण का सामना करेगी? और सेना बाह्य रूप से सेना का आक्रमण का सामना कर रही है, लेकिन बीच में से देश खोखला हो गया है, तो सेना के जो भी बलिदान है वो सब व्यर्थ जा सकते हैं। सेना सीमा में समर्थ हो, तत्पर हो, लेकिन आंतरिक ढांचा जर्जर हो तो मुझे नहीं लगता कि सीमाओं की रक्षा संभव है। इसलिए देश की रक्षा करने की जब बात आती है तो अब एक नागरिक के नाते अगर हम अपने अपने कर्तव्य को सही रूप से निभाते हैं, हम मजदूर हैं तो, किसान हैं तो, जज हैं तो, एडवोकेट हैं तो, डॉक्टर हैं तो, टैक्सी ड्राइवर हैं तो, ट्रांसपोर्टर हैं तो, जिस भी रोल में हम समाज में अपने परिवार के पोषण के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, तो परिवार के पोषण के साथ साथ ये भी हमारे जीवन में भाव रहे, हमारे मन में ये भाव रहे, हमारे व्यवहार में ये भाव रहे कि हम ना केवल परिवार का पोषण करने के लिए अपितु समाज और देश की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक उपकरण है, और उस उपकरण के नाते ईमानदारी से अपने अपने कर्तव्य का पालन करें, तो मुझे लगता है वह देश रक्षा में प्रत्येक नागरिक का एक योगदान होगा और वो मौलिक कर्तव्य का पालन होगा। और मुझे लगता है केवल बोलने से, केवल कहने से कि राष्ट्र की सेवा होनी चाहिए, देश की सेवा होनी चाहिए, ये संभव नहीं होता है। इसके लिए हमें अगर मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता करनी है, भाव पैदा करना है, तो उसके लिए हमें अपने इतिहास में भी देखना पड़ता है। अब इस इतिहास में जाने के लिए हमारे सामने उदाहरण है लचित बरफुकन आसाम के, जिनके प्रयासों के कारण 600 वर्षों तक आसाम का साम्राज्य सुरक्षित रहा और वहां पर विदेशी आतताई आक्रांता उस देश को, उस राज्य की जनता को पद दलित नहीं कर सके। उसी के कारण आज लचित दिवस 24/11 को मनाया जाता। आज के इस समय में लचित दिवस 24 नवंबर को मनाया जाता है। जो गोल्ड मेडलिस्ट बेस्ट कैडेट होता है एनडीए में, उसको लचित मेडल
ऐसा करके प्रदान किया जाता है। इससे पीछे अगर हम हटें तो रतन सिंह चुड़ावत की एक घटना सुनाता हूं। महाराणा राज सिंह राठौर को एक राजकुमारी ने औरंगजेब के चंगुल से बचाने के लिए सहायता की पुकार की। महाराणा राज सिंह राठौर मेवाड़ के राजा थे। औरंगजेब की 1 लाख की सेना आगे बढ़ती चली आ रही थी। उसको रोकने, एक दिन के लिए रोकने की आवश्यकता थी, अन्यथा महाराणा राज सिंह राठौर की सेना उचित समय पर रक्षा के लिए पहुंच पाना असंभव था। तो रतन सिंह चुड़ावत की शादी हुए अभी 1 सप्ताह ही हुआ था। उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, जो बूंदी के हाड़ा शासक की बेटी थी। चुड़ावत सिंह जब युद्ध में जाने लगे तो उनको अपनी पत्नी के प्रति जो आसक्ति है उसके कारण वो फिर वापिस आए। पत्नी का कहा, एक बार तुम्हें देखना चाहता हूं। देखने के बाद फिर चलते चलते दरद्वार से फिर वापिस मुड़कर फिर देखते हैं, और इस तरह फिर युद्ध की क्षेत्र की ओर आगे के लिए बढ़ने के लिए टुकड़ी के साथ मिल जाते हैं। जब वो अपने सैनिकों की टुकड़ी के साथ आगे बढ़ने ही वाले थे, फिर ध्यान आता है, फिर पत्नी के पास अपना दूत भेजते हैं कि मुझे कोई निशानी दे दो जिस कारण मैं युद्ध में जो है वो अच्छे ढंग से लड़ सकूं तुम्हारी निशानी के साथ। तो हाड़ा रानी ने उस दूत को क्या दिया, उसको सुनकर आप सब स्तब्ध रह जाएंगे। हाड़ा रानी ने दूत को कहा, ये थाल पकड़ो, अब जो मैं देने वाली हूं उसको मेरे स्वामी को दे देना। और उसने तलवार उठाकर एक झटके में अपनी गर्दन अलग कर दी, और वो दूत अपनी रानी का सर लेकर के रतन सिंह चुड़ावत के पास पहुंचा। रतन सिंह चुड़ावत की आंखें खुल गई कि अगर पारिवारिक संबंध, राष्ट्र देश सेवा में आड़े आते हों तो उनको इस तरह तोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। यह उसकी पत्नी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। और रतन सिंह चुड़ावत अपनी पत्नी के सर को उसके बालों से अपनी गर्दन में लटकाकर पूरे 1 दिन तक उस छोटी सी टुकड़ी ने उस दर्रे से औरंगजेब की सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया, और उस विधर्मी का सपना पूर्ण नहीं हुआ। इस तरह की समर्पण की भावना फिर पन्नाधाय में एक उदाहरण, असंख्य उदाहरण है, मैं कुछ उदाहरण दूंगा। पन्नाधाय अपने बेटे को देश के शासक के लिए जीवन का सर्वस्व, अपने बेटे को राज परिवार के बेटे की जगह सुलाकर उसका वध अपनी आंखों के सामने देखा। ऐसा कोई मां कर सकती है तो भारत में कर्तव्य का पालन करने के लिए भारत की एक मां ही कर सकती है। बंदा बीर बैरागी सन्यासी हो गए थे। गुरु गोविंद सिंह ने उनको कहा कि राष्ट्र को आपकी जीवन की जरूरत है, तो सन्यासी जीवन छोड़कर उन्होंने सैनिक का जीवन स्वीकार किया। और समय जब आया तो उनके बच्चे का कलेजा उनके सामने काटकर उनके मुंह में डाला गया, लेकिन तब भी वो अपने कर्तव्य से विचलित नहीं हुए, अपने पथ से विचलित नहीं हुए। एक और उदाहरण आता है गुरु गोविंद सिंह के साथियों का। 40 मुक्तों का उदाहरण हमने सुना होगा। चमकौर की गढ़ी में, नहीं, अनंतपुर साहब की गढ़ी में वो तंग आ गए थे। उन्होंने गुरु से आज्ञा ली कि हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, हम वापस जाते हैं। तो उनमें से जो सरदार थे, उनकी पत्नी भागो माई ने उनको कहा कि ये चूड़ियां पहन लो, और तुम्हारा वापिस आना जो है तुम्हारे मरने से भी ज्यादा बदतर है, इसलिए तुम्हारी पत्नी कहलाने में हमें शर्म महसूस आती है। उनकी उसी अपनी पत्नी की प्रेरणा से वो फिर से वापिस हटे अपने 40 साथियों के साथ, और मुक्तसर के जंगल में गुरु गोविंद सिंह का साथ देते हुए उन्होंने विधर्मियों से उनको रक्षा की। चाणक्य का उदाहरण हमारे सामने आता है। ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, आह्वान पर आने पर, यह आह्वान कोई सरकार की तरफ से नहीं आएगा। ये कोई लिख करके विज्ञापन नहीं आएगा कि राष्ट्र सेवा के लिए, देश रक्षा के लिए आगे बढ़ो। इन लोगों के उदाहरण ये दे रहा हूं कि समय को स्वयं पहचानना होता है। चाणक्य ने देखा कि भारत राष्ट्र विभिन्न राज्यों में बंटा हुआ है, तो विभिन्न राज्यों का एकीकरण करके एक भौगोलिक इकाई बना के एक देश को खड़ा करके और राष्ट्र की रक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन लगा दिया।
तानाजी मालसुरे, तानाजी फिल्म भी अभी एक चलचित्र, एक फिल्म बनी है तानाजी, उसको आप सब लोगों ने नहीं देखा हो तो देखना चाहिए। मैंने तो बचपन में शिवाजी की गाथाओं में उनको सुना था, पढ़ा था। बेटे की शादी घर में उस वक्त शादी को छोड़ करके युद्ध स्थान पर जाना और किले को जीतना, और जब वहां पर अपने प्राण न्यौछावर करना, और उनके बलिदान को देखकर शिवाजी के मुख से भी शब्द निकले थे, गढ़ आला पण सिंह गेला, गढ़ तो जीत लिया परंतु सिंह हमने खो दिया। अब एक और हमारे पड़ोस का ही उदाहरण है गुरु गोविंद सिंह जी का। जब देश और समाज पर बलिदान की आवश्यकता आई तो पिता को 9 साल का बालक कहता है कि देश के, समाज के लिए किसी महान व्यक्ति के बलिदान की आवश्यकता है और वो आपसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। और पिता उस बात को समझते हुए शीशगंज में जाते हैं और वहां उनका बलिदान होता है। गुरुद्वारा शीशगंज उसी स्थान पर बना है। यही नहीं, गुरु गोविंद सिंह ने 2 पुत्र दीवारों में चिनवाए गए, लेकिन उन्होंने तब भी अपना रास्ता नहीं बदला। 2 पुत्र चमकौर साहब के युद्ध में शहीद हो गए, तो किसी ने कहा कि उन पर कफन डालते हैं, तो गुरु ने कहा सभी समाज के माओ के बेटे मेरे बेटे हैं, इसलिए 2 की चिंता या 4 की चिंता क्या करूं, जहां मेरे दिए वार 4 पुत्र हैं मेरे 1000। ये बात कहते हुए और अपने जीवन को भी सर्वस्व निछावर करने वाला ऐसा उदाहरण हमारे देश में देश रक्षा के प्रति, समाज रक्षा के प्रति, राष्ट्र रक्षा के प्रति रहा है। अंग्रेजों के समय की घटनाएं तो सबको मालूम है, इसलिए उनके उदाहरण में कम दे रहा हूं, चाहे वो भगत सिंह हो, राज चंद्रशेखर आजाद हो, भगवती चरण बोरा हो, अशफाक उल्ला खां हो, वासुदेव बलवंत फड़के हो, चाफेकर बंधु हो, शहीद सूर्य सेन हो, सुभाष चंद्र बोस हो, महात्मा गांधी हो, इस तरह असंख्य लोगों ने अपने अपने ढंग से देश रक्षा, राष्ट्र रक्षा के लिए सर्वस्व निछावर किए। हम सब लोगों को उनसे प्रेरणा लेते हुए कोई लिखित आह्वान का इंतजार नहीं करना चाहिए। सेना के सामने तो समय आता ही है, लेकिन समाज के समय, सामाजिक जीवन में हमारे हर पल, हर समय हमारे सामने समय आ रहा है। कोई संप्रदाय के नाम पर, कोई जाति भेद के नाम पर, कोई भ्रष्टाचार के कारण, कोई नारी भेद के कारण, कहीं कोई भूखमरी के कारण आज देश और राष्ट्र बिखरता महसूस होता है। तो इससे अधिक आह्वान की क्या आवश्यकता है? भारत मां को उसके लालों की ओर से पुकारने की आवश्यकता है क्या? इन सब बातों पर हमें विचार करना चाहिए। और मेरे विचार में ये जो शब्द हैं, एज एंड व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, या तो ये शब्द नहीं होने चाहिए थे, और अगर हैं तो मैं इनको इस तरह से समझता हूं कि मां तो हर समय पुकार रही है। जब तक भारत मां का एक भी नागरिक पीड़ित है, दलित है, शोषित है, जब तक भारत मां की सीमाओं पर शत्रु की बंदूकें गरज रही हैं, तब तक कोई आह्वान, वास्तविक रूप से आह्वान, कोई लिखित रूप से आह्वान करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु हम उस आह्वान को हमें स्वयं समझना चाहिए। अगर हम अपने आप को भारत मां की संतान मानते हैं, तो एक भारत मां की संतान होने के नाते ये बात याद रखनी चाहिए कि भारत हमारी मां है, माता का रूप प्यारा, करना इसी की रक्षा कर्तव्य है हमारा। पावन पुनीत मां का मंदिर सहज सुहाना, फिर से लुटे ना बेटो तुम नींद में न खोना, जागृत सुतों का बल ही मां का सदा सहारा, भारत हमारी मां है, माता का रूप प्यारा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि केवल चर्चा करने से, भाषण देने से और संविधान में इन मूलभूत कर्तव्यों को सम्मिलित करने से देश की रक्षा या राष्ट्र की सेवा नहीं होती। जब तक हमारी पड़ोस में, जब तक हमारे गांव में, हमारे नगर में ये भेद के कारण, चाहे वो जाति भेद है, नारी भेद है, आर्थिक भेद है, उसके कारण भेदभाव होता है, किसी का शोषण किया जाता है, तो मुझे लगता है
और हम उसको देखते हैं, सहन करते हैं और उसमें से समाज को निकालने की कोशिश नहीं करते हैं, तो हम अपने मां के घाती हैं। हम अपने मां के कुपुत्र कहलाएंगे, मां की कुसंतानें कहलाएंगे। लेकिन अगर हम उन चीजों से निकलकर एक सभ्य, स्वस्थ और संस्कृत समाज की संरचना के लिए हर पल, हर जीवन के हर क्षण में अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तब मैं समझता हूं कि हम देश रक्षा और राष्ट्र सेवा के मौलिक कर्तव्य का पालन करने में समर्थ हुए, ऐसे मानना चाहिए। देश हमें देता सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। मैं तो कहता हूं कुछ नहीं, सर्वस्व देना सीखें। और एक गीत की पंक्तियां हमें याद रखनी चाहिए, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती कि तुझे मैं कुछ और भी दूं। इस भाव के साथ जब हम जिएंगे, तभी वो कल्पना जो हम करते हैं, तेरा वैभव सदा रहे मां, हम दिन चार रहें ना रहें, ये तभी कल्पना साकार होगी। केवल नारों से नहीं, केवल व्याख्यान माला से नहीं, हम संकल्प लें अपने जीवन में कि समाज के हर रूढ़ी को तोड़ते हुए आप एक रस समरस समाज की स्थापना करते हुए सशक्त भारत की एक संरचना करेंगे और शत्रु को आह्वान करेंगे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इतनी ही बात कहता हुआ मैं समझता हूं कि सैनिकों के उदाहरण, समाज सेवियों के उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। एक कड़ी है, अटूट कड़ी जो कभी नहीं टूटी। विदेशी शासकों के समय में भी हमने पराधीनता कभी स्वीकार नहीं की, चाहे वो देश के रूप में, चाहे राष्ट्र के रूप में। सांस्कृतिक रूप से जागरण के लिए संतों का आगमन हुआ, चाहे वो गुरु नानक देव से लेकर रामानुजम आचार्य से लेकर स्वामी रामदास से लेकर के स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, इस तरह अनेक उदाहरण हैं। उसी तरह सैनिकों में भी राजा सुहेल देव, बप्पा रावल, राणा कुंभा, राणा प्रताप, राणा सांगा, शिवाजी, राजा कृष्णदेव राय, इस तरह से अनेक उदाहरण हैं जिनके बारे में इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन हमें अपने स्वयं को पढ़ना चाहिए और अगली पीढ़ी को भी उसके बारे में बताना चाहिए। तभी सही रूप में देश रक्षा और राष्ट्र सेवा के लिए आह्वान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आह्वान हमारे अंदर से स्वयं निकलेगा और इस मौलिक कर्तव्य का पालन हो पाएगा। इतनी ही बात कहता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक सिंह ठाकुर जी। आपके अमूल्य मार्गदर्शन के लिए हम सब आभारी हैं तथा आशा करते हैं कि सभी दर्शक देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा, जो कि हमारा मौलिक कर्तव्य है, को अपना जीवन का ध्येय और इस ध्येय के साथ अपना जीवन यापन करेंगे। Now we will go ahead and take some questions. If there is any question, kindly type comment in the comment box. Kindly post it in the comment box if there is any question. Question? I think there is no question. Everything is clear. My lords have प्रश्न तभी नहीं आते, प्रश्न दो समय नहीं आते, या तो वक्ता ने सब कह दिया हो या जो कहा वो समझ आने लायक ही ना हो, और ऐसा सब कुछ है। कह दिया हो, ऐसा कभी होता नहीं है। नहीं, आपने इस तरह से हमें एनलाइटन किया है कि मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई डाउट रहा है। और व्यक्त आपकी ये स्थिति आना भी जो है वो अच्छी बात नहीं है। हर बात पर नया सृजन, नया प्रश्न उठना चाहिए, है ना?
आदित्य अभी एक मोहन क्वेश्चन कश्यप। कह रहे हैं डिस्कस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में आज चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हमारे मौलिक कर्तव्यों के साथ ही जुड़े हुए हैं। वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल संचालन करते हैं सरकार का, और मौलिक कर्तव्य नागरिक का संचालन करने के लिए नागरिक को निर्देश देने के लिए है। इसमें अंतर है दोनों में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं टू रन दी एडमिनिस्ट्रेशन, टू रन दी गवर्नमेंट, सम बेसिक प्रिंसिपल्स, और उनके अनुसार नागरिकों का व्यवहार होना ही चाहिए, यह आवश्यक है, लेकिन उसमें सरकार की ओर वो निर्देशित होते हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य जो हैं वो प्रत्येक नागरिक के प्रति निर्देशित है। कोई अन्य प्रश्न हो? उषा चंदेल मित्तल जी लिख रहे हैं कि एवरीथिंग इज क्लियर। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। उनके एक बड़ों के आशीर्वाद से ही ये सब चल रहा है। अनिरुद्ध शर्मा जी लिख रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटी शुड बी मेड एनफोर्सेबल। मेरा ये मत है कि एनफोर्सेबल होने से एनफोर्सेबल नहीं हो जाती। आज कानून बना है डॉरी प्रोहिबिशन का, आज कानून बना है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, आज कानून बना है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट का। क्या उससे वो सभी कुछ एनफोर्सेबल है लॉ से? क्या वो समाप्त हो गया? उसी तरह मौलिक अधिकारों को एनफोर्सेबल करके आप कोर्ट में किसी के खिलाफ डिक्री ले, ये उसी तरह है जिस तरह कंजुगल राइट की डिक्री होगी कि वो जब तक मन से भाव नहीं आता तब तक देश रक्षा हो ही नहीं सकती। जब तक मन से भाव नहीं आता राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र की सेवा हो ही नहीं सकती। इसलिए एनफोर्सेबल इनको हमें शिक्षा इस प्रकार की देनी चाहिए। शिक्षा में ऐसे असंख्य उदाहरण छोटे छोटे होने चाहिए जिनमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि हम सदा गुलाम नहीं रहे, हमने देश की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करके इसको हमेशा अक्षुण्ण बनाए रखा है। उस शिक्षा की आवश्यकता के भाव के साथ उन पूर्वजों की सम्मान और कर्मठता का जो भाव है हमारे जीवन में आना चाहिए। उस तरह की शिक्षा से हम इन कर्तव्यों के पालन का भाव प्रत्येक नागरिक के मन में पैदा कर सकते हैं। जितेंद्र वर्मा जी के लिख रहे हैं हाउ टू ड्रॉ लाइन बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। राइट्स में तो आदमी अपने लिए सोचता है कि मुझे ये मिलना चाहिए, और ड्यूटीज में दूसरे को क्या मिलना चाहिए, उसकी मैं दूसरे के लिए क्या कर सकता हूँ उसकी चिंता रहती है। और इसीलिए भारत में हमेशा ड्यूटी ओरिएंटेड सोसाइटी की कल्पना की गई, क्योंकि जब मैं बाकी समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूंगा तो बाकी समाज के अधिकार स्वयं संरक्षित हो जाते हैं। इसलिए इनमें लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है कि मैं अगर अपने अधिकारों की संरक्षण चाहता हूं तो मुझे दूसरे के अधिकारों का ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और जब सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो अधिकारों का संरक्षण तो स्वयं ही हो जाता है। विशाल वर्मा जी लिख रहे हैं राष्ट्र की आराधना ही जीवन है, इसको किस तरह से जीवन में अपनाएं। छोटी छोटी बातों से प्रयोग करके अपने मन को राष्ट्र की समस्याओं के प्रति जूझने की क्षमता पैदा करते हुए प्रत्येक राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक मेरा भाई है, उसका जो मर्जी संप्रदाय हो, जो मर्जी उसका लिंग हो, नर हो नारी हो, किसी एक पंथ को मानता हो दूसरे को मानता हो, उसको जब आप अहम ब्रह्मा जगत ब्रह्मा के रूप में देखेंगे तो आपके मन में सबके प्रति लगाव पैदा होगा, सेवा का भाव पैदा होगा। और राष्ट्र की आराधना केवल मूर्ति की पूजा या भारत माँ के चित्र की पूजा से नहीं होती, वो प्रत्येक नागरिक के दुखों का निवारण करने के लिए अपने सक्षमता के सामर्थ्य के अनुसार आगे बढ़ना, वह राष्ट्र की आराधना है। तो आप अपने अपने स्थान पर छोटे छोटे कार्य करके राष्ट्र की आराधना
कर सकते हैं, मेरे विचार में वही जीवन में अगर हम अपनाएं कि मैं जितनी मेरी सामर्थ्य है उसके अनुसार लोगों को जागृत भी करूं और व्यवहारिक रूप से भी कुछ जितनी सामर्थ्य है, 1 रुपए की है तो 1 रुपए की, 1 मिनट के समय दे सकता हूं तो 1 मिनट के समय की, कोई धन देगा, कोई समय देगा। तो इस तरह से राष्ट्र के लिए, आसपास के समाज परिवेश के लिए जब कुछ करेंगे तो राष्ट्र की आराधना ही जीवन है, वो स्वयं अपने आप जीवन में आ जाएगा। युद्धवीर सिंह ठाकुर जी लिख रहे हैं कि फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म इज रिक्वायर्ड टू बी इनकल्केट इन द माइंड एंड हार्ट ऑफ द जनरेशंस टू कम। इस पे थोड़ा सा मार्गदर्शन किया जाए। फिर से कहें, मैं कुछ पढ़ने लग गया। फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म इज रिक्वायर्ड टू बी इनकल्केटेड इन द माइंड एंड हार्ट ऑफ द जनरेशन टू कम। तो ये तो मैंने सारा जो कहा वो यही तो कहा जी। अगर वो नहीं होगा तो सेना में भी वही लोग होंगे। सेना में भी भाव कोई तनख्वाह से नहीं आता है। आज क्यों भारत की सेना विश्व में सबसे दबंग सेना के रूप में मानी जाती है, जो एट्रोसिटीज नहीं करती लेकिन कर्तव्य पालन में, प्राण न्यौछावर करने में आगे छलांग लगा देती है। दिल्ली में एक त्रिमूर्ति चौक है। क्या हम जानते हैं कि वो त्रिमूर्ति चौक क्यों है? भारत के 3 राज्य थे, नाम मुझे याद नहीं पूरी तरह, एक राजस्थान से था, एक सिंधिया था शायद। इस तरह 3 राज्यों के राजाओं के सैनिक विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए दक्षिणी अफ्रीका और यूरोप के जोड़ जो हैं वहां पर थे। वो 600 थे। दूसरी तरफ बंदूक के साथ दूसरी सेना आ रही थी। इनके पास बर्छे भाले थे। इनके पास 2 रास्ते थे, सरेंडर करना, दूसरा था मुकाबला करते हुए मर जाना। तो इन्होंने ये तय किया कि हम अपने देश की बेइज्जती नहीं होने देंगे कि भारत के सैनिकों ने सरेंडर किया, और उन्होंने बर्छी भाला के साथ ही बंदूक और तोप वाली सेना पर आक्रमण किया और उनमें से अधिकांश लोग मारे गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो बंदूक और तोप वाली सेना मैदान छोड़कर भागी और ये जो सैनिक बर्छे भाले वाले थे ये जीत गए। और इजराइल के लोग आज भी उनके सम्मान में भारत का धन्यवाद करते हैं और एक समारोह का आयोजन करते हैं। तो इसलिए जो भाव है वो भारत में पहले से ही है, लेकिन उसको बनाए रखने के लिए अपने उदाहरण जो हैं वो हमारे जीवन में आने चाहिए। उसके लिए युद्धवीर जी ठीक कह रहे हैं कि उसको इनकलकेट करने के लिए हमें शासन के रूप से भी प्रयास करने हो सकते हैं, लेकिन शासन पर आधारित प्रयास सदा सफल नहीं होते। इसलिए समाज अगर प्रयास करेगा तो जो शासन 200 वर्षों तक संस्कृति को नहीं मिटा सका, 500 वर्षों तक संस्कृति को नहीं मिटा सका, वो शासन की अकर्मण्यता के कारण आज भी नहीं मिटेगी, ऐसा मेरा मानना है। तारा सिंह चौहान जी, एडवोकेट्स की जहां तक नेशन बिल्डिंग में बात आती है, एडवोकेट्स भी समाज का ही अंग है। एक नागरिक के नाते उन पर भी ड्यूटी है, उन पर भी ये जिम्मेवारी है ड्यूटी निभाने की, कर्तव्य का पालन करने की। वो अपने कर्म को सही ढंग से करें, और एडवोकेट के नाते, लॉ नोइंग पर्सन होने के नाते उनका रोल अधिक बढ़ जाता है। इसके लिए उनको अपने धन उपार्जन के साथ साथ सामाजिक जीवन में समय लगाना चाहिए और उसके लिए समय निकालना चाहिए। तो वो उनका नेशन बिल्डिंग पे रोल, रीबिल्डिंग कहें, नेशन तो हम पहले ही थे, नेशन बिल्डिंग नहीं कह सकते, राष्ट्र का पुनर्निर्माण की बात कर सकते हैं। राष्ट्र तो हम सदा लाखों वर्षों से हैं। नवलेश वर्मा जी लिख रहे हैं, आज के संदर्भ में असल मातृ प्रेम किसे कहेंगे? माँ को जो जो बातें कष्ट देती हैं उनके निवारण के लिए हम जब अपने जीवन में उस व्यवहार को लाएंगे, अपने व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन से उसको समाप्त करेंगे, वही मातृ प्रेम है। तो वो माँ को जितने ये समाज में जितने घटनाएं हो रही हैं जिनको पढ़कर हमारा मन दुखी होता है, वो समझिए माँ को उसका कारण दुख होता है। उन दुखों के निवारण के लिए हम जो जो अपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें, वही मातृ प्रेम है। Any more question? दिवेन खन्ना लिख रहे हैं, सर कैन यू इलेबोरेट ऑन द स्टेटमेंट दैट क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट डज नॉट मीन क्रिटिसिज्म ऑफ द नेशन? सरकार तो एक देश में राज्य सत्ता चलाने वाली इकाई है।
वो शासन व्यवस्था है। नेशन एक राष्ट्र होता है, जो मैंने पहले कहा एक संस्कृति होता है, एक सांस्कृतिक धरोहर होता है। जो सांस्कृतिक जीवन मूल्यों का क्रिटिसिज्म बिना किसी कारण से करे, वह निश्चित रूप से राष्ट्र का क्रिटिसिज्म कहलाएगा। लेकिन सरकार के कार्यों का क्रिटिसिज्म मीन्स, अब क्रिटिसिज्म में भी दो चीजें हैं। क्रिटिसिज्म के लिए क्रिटिसिज्म करना, वो चाहे गवर्नमेंट का हो, चाहे व्यक्ति का हो, चाहे न्यायालय का हो, चाहे जुडिशियल व्यवस्था का हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था का हो, वह तो गलत रहता है। लेकिन अगर सद्भाव के कारण, सुधार की इच्छा के कारण और राष्ट्र को आगे ले जाने की दृष्टि से जो क्रिटिसिज्म किया जाता है, वो हमेशा ही स्वागत योग्य होना चाहिए। और भारत में तो चारवाक को भी ऋषि माना गया। जो ईश्वर की सत्ता में ही विश्वास नहीं करते थे, उनको भी ऋषि कहा। किसने ऋषि कहा? जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते हैं उन्होंने। इसलिए विचारों की स्वतंत्रता तो हमेशा ही रहनी चाहिए और रहती है, लेकिन उसकी भी सीमाएं होती हैं, मर्यादाएं होती हैं। शत्रुओं के वश में आकर कोई बात कहना और उसको अपनी स्वतंत्रता का अपना अधिकार कहना, वह मेरे विचार में उसमें हमें व्यक्तिगत रूप से स्वनियंत्रण की आवश्यकता है। एनबी नागंज ये लिख रहे हैं, when called upon to do so is as long as my fellow man is need, please explain. हाँ, सही कह रहे हैं नरगुण जी, बिल्कुल। As long as my fellow man is in need, the call is there. Therefore, no formal call is required unless or until last person is living happily. जब तक लास्ट पर्सन को प्रसन्नता पूर्वक स्वतंत्र जीवन जीने की क्षमता हम पैदा नहीं कर सकते, तब तक ये when called upon to do so को रीड करना होगा। There is every time call to a citizen to render the service to the nation. विनय शर्मा जी लिख रहे हैं, विदेशों की तुलना में भारत को, यानी भारत के लोगों में इस भावना में कोई फर्क है? इस बारे में आप भारत को कहाँ खड़ा हुआ पाते हैं? भारत को नंबर 1 पर खड़ा पाते हैं। भारत में कहा गया जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। भारत में कहा गया कि देश के लिए सर्वस्व बलिदान कर दिया जाए तो पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए और यहाँ इसलिए भारत को जो मैं मानता हूँ, नंबर 1 पर मानता हूँ। और इसी कारण, उसी भाव के कारण हमारी सैनिक कम संसाधनों के बावजूद दुनिया में सबसे बढ़िया परिणाम देने वाली सेना है। विवेक शर्मा जी पूछ रहे हैं, आज तो हमारी फौजों पर भी प्रश्न उठाए जाते हैं और प्रमाण भी मांगे जाते हैं। ऐसे में अभिव्यक्ति की आजादी के गलत इस्तेमाल को कैसे रोका जा सकता है? ये विषय से संबंधित तो नहीं है प्रश्न। रोकने के लिए सामाजिक दबाव भी, समाज में जब ऐसे लोगों को सम्मान मिलता है तो उनके हौसले बुलंद होते हैं। समाज उनकी अवहेलना करे तो अपने आप उनके हौसले पस्त हो जाएंगे। अब हम लास्ट क्वेश्चन, बाकी बोलने से किसी को नहीं रोका जा सकता। बस ये अभी हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे आज के सत्र का। सर प्लीज एनलाइटन अस ऑन वेदर एनी कोडिफिकेशन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज रिक्वायर्ड। कंवर नक्तेश्वर सिंह। I don't think so बिकॉज कोडिफिकेशन में तो होगा कि जो कोड में है वही हमारे कर्तव्य हैं, जबकि मेरा ये मानना है कि राष्ट्र के लिए किसी भी तरह, किसी भी ढंग से सेवा करने की जो आवश्यकता है वो हमारी ड्यूटी है, सांस्कृतिक भी और एक संवैधानिक भी, नैतिक रूप से भी और लीगली भी। और भारत माँ की संतान होने के नाते माँ के कष्टों का निवारण, और माँ के कष्टों का निवारण मतलब भारत में रहने वाले प्रत्येक अंतिम व्यक्ति के कष्ट के निवारण तक हमें लगे रहना है। यह हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। No more questions. Thanks, my lord, for answering the questions.
Now I will call upon Shri Ajay Sipaiya for vote of thanks. It is my immense privilege to have been asked to propose a vote of thanks by the Adhivakta Parishad Himachal Pradesh. First and foremost, I, on behalf of Adhivakta Parishad Himachal Pradesh, extend a very hearty vote of thanks to the Honorable Mr. Justice Vivek Singh Thakurji for having very graciously consented to spare his valuable time despite his busy schedule to deliver a lecture on the issue in hand and enlightening us with such a knowledge. This was the fourth lecture of our series, and it was our privilege and pleasure to hear my Lord on the issue in hand, which has definitely enlightened us and shown us the new path. My Lord, I would like to say that we all are most grateful to you for enlightening us today. We thank you for being with us this evening. It was a great pleasure. I will be failing in my duty if I will not thank all the viewers. We appreciate all the viewers for being with us again. And until the pandemic is over, stay safe. We will see you next time. Thank you very much, sir. नमस्कार।